निम्नलिखित में से कौन से खगोलीय पिंड हैं, बताइए फटाक से। चार चीजें दी हुई हैं आपके सामने, बताना है आपको कि कौन से खगोलीय पिंड है। पहला ऑप्शन है सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड। और यहाँ पे जो ऑप्शन है वो बिल्कुल डिफरेंट ऑप्शन है, ठीक है। एक या दो, दो या चार, तीन या चार, उपरोक्त सभी। तुरंत बताइए, आपके सामने ज्यादा समय नहीं है, बताइए फटाक से। नहीं आ रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताता हूँ। उपरोक्त सभी, जितना कुछ भी यहाँ दिया हुआ, चाहे सूर्य हो, चंद्रमा हो, पृथ्वी हो या उल्का पिंड हो, इनके अलावा क्षुद्र ग्रह को ले लो, ठीक है, ये सभी के सभी क्या है, खगोलीय पिंड हैं, बताइए। अच्छा दोस्तों, एक बात याद रखिए हमेशा, क्या क्षुद्र पिंड, मैंने बोल तो दिया, क्या क्षुद्र पिंड भी खगोलीय पिंड माने जाएंगे? क्या पृथ्वी भी है, क्या चंद्रमा भी है? तो याद रखो दोस्तों, वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं, मतलब सिर्फ चमकने से है। और सारे क्वेश्चन को मैं डिस्क्राइब भी करूंगा, अच्छी बातें है, ठीक है। तो जो भी चीजें चमकती है वो क्या है, आपकी खगोलीय पिंड है। जरूरी नहीं कि उनका अपना प्रकाश हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूर्य का अपना प्रकाश है, लेकिन जो चंद्रमा और पृथ्वी है सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, कोई मतलब नहीं करता उनका, उनके अंदर अगर चमकने की शक्ति है, खुद से मतलब नहीं है, ठीक है। अगर वो रात में आसमान में चमकता है, और आसमान में तो वैसे भी हमेशा रात ही होता है, दिन तो वहाँ होता नहीं है, ठीक है। दिन तो हमारे पृथ्वी पे होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल है, इसलिए दिन होता है। तो आप याद रखिए, यहाँ पे जो चारों के चारों ऑप्शन दिए हुए बिल्कुल सही हैं, सभी ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? बताइए, कौन, किस खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं? आपके सामने ऑप्शन है, जो आकार में बहुत बड़े हों, जिनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश हो, जिनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है, जो अपने अक्ष में घूमते हुए दूसरे पिंड की परिक्रमा करते हैं। किस खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं? बताइए। समय नहीं है, सिर्फ 5 सेकंड का मैं समय दूंगा। 1 2 3 4 5। समय बिल्कुल नहीं है, फटाफट सोच लीजिए क्या आंसर होना चाहिए। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, इसका आंसर है, जिनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होता है उसे हम तारा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? तारा। देखिए, खगोलीय पिंड की परिभाषा क्या थी? जो रात के समय आसमान में चमकती हो खगोलीय पिंड कहलाती है। मतलब नहीं है कि उनके पास अपना प्रकाश या दूसरे प्रकाश से चमकती, वो खगोलीय पिंड है। लेकिन तारा किसे कहते हैं? जिनके पास अपनी खुद की उष्मा हो, अपना खुद का प्रकाश हो, वो तारा है। तो बताइए, क्या पृथ्वी एक तारा है? नहीं, पृथ्वी चमकती तो है लेकिन सूर्य के प्रकाश से चमकती है। इसका मतलब पृथ्वी तारा नहीं है, लेकिन सूर्य क्या है? एक तारा है। और पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? तो कौन सा तारा है बताइए? सबसे नजदीक का तारा है सूर्य, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती हैं? फिर से सुनिए, तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां क्या कहलाती हैं? आपके सामने ऑप्शन है, आकाशगंगा, सौरमंडल, एंड्रोमेडा या फिर नक्षत्र मंडल। बताइए। क्वेश्चन कर रहा है, तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां। आपको पता होगा जो तारे हैं वो कई सारी आकृतियां बनाते हैं, चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था। नहीं याद आ रहा है तो उससे हमसे मतलब नहीं है, याद रखिए। चलिए मैं उत्तर बता रहा हूं आपको, इसका उत्तर है नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल याद रखिए, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय जो भी तारे की विभिन्न आकृतियां बन रही हों, वो सभी की सभी क्या कहलाती हैं? नक्षत्र मंडल कहलाती हैं। और ये आकृतियां दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जानते होंगे एक 70 सितारा मंडल के नाम से, उसके बारे में भी वर्णन यहीं पे मिलता है। तो नक्षत्र मंडल शब्द याद रखो, ठीक है, जहाँ पे ये आकृतियां बनती हैं। अच्छा आगे देखिए, अंतरिक्ष संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है? अंतरिक्ष से संबंधित एक शब्द है अर्सा मेजर या बिग बियर, इसका संबंध किससे है? बताइए। सौर मंडल से है या नक्षत्र मंडल से है, क्षुद्र ग्रहों के समूह से है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। अर्सा मेजर या बिग बियर, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था और आपको याद होगा, मैंने बताया था नक्षत्र मंडल। अर्सा मेजर या बिग बियर किससे संबंधित है? नक्षत्र मंडल से। क्यों संबंधित है ये भी याद रखो। बहुत आसानी से पहचान में आ जाने वाला जो नक्षत्र मंडल है वो कौन सा है, उसका नाम क्या है? तो अभी भी मैं पीछे बताया हूँ, सप्तऋषि तारा मंडल। कौन सा? सप्तऋषि तारा मंडल। ये बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है, पता चल जाता है। और यह नक्षत्र मंडल के अर्सा मेजर का हिस्सा है या बिग बियर का हिस्सा है। नक्षत्र मंडल तो बहुत बड़ा है,
समझ में आ रहा है? नक्षत्र मंडल जो है तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें जो सप्तर्षि तारामंडल है, ठीक है, वैसे आपको पता होगा इसमें कुल 89 तारामंडल आते हैं, ठीक है, जिसमें से एक आपका सबसे फेमस है सप्तर्षि तारामंडल। वो नक्षत्र मंडल के अर्सा मेजर का हिस्सा है या बिग बियर का हिस्सा है। तो जिन लोगों ने लेसन 1 को अच्छे से नहीं पढ़ा है वो लोग जान लीजिए कि आपने पढ़ा तो पढ़ा क्या भाई, अच्छे से पढ़ो, और जिन लोगों को नहीं पढ़ा है उन लोगों को तो पहले जाके पढ़ो मेरे भाई। एनसीईआरटी को पूरे डिटेल में कवर किया है, अगर वहां से पढ़ लोगे तो ये सारे क्वेश्चन तो एकदम बच्चों की तरह समझ में आ जाएगा आपको। किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहते हैं, बताइए कौन से खगोलीय पिंड हैं जिनको हम ग्रह कहते हैं। ऑप्शन 1, जो आकार में बहुत बड़े हों, जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश होता है, ये तो तारा कहलाता है, चलिए इसको हटाई दे रहा हूं मैं यहाँ से। जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है या जिनका अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। बताइए, मुझे पता है आप क्या करने वाले हैं, मैं बताऊं आपने क्या गलती किया। आपको लगा होगा जिनके पास अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसे हम ग्रह कहते हैं, ये आपने टिक किया अगर डी ऑप्शन, तो आपका जवाब है बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है आपका जवाब। याद रखो दोस्तों, ग्रह ही नहीं, जो उपग्रह हैं उनके पास भी अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके पास भी अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। क्या चंद्रमा के पास अपना गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है? यानी ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। और जो सही ऑप्शन है वो क्या है, जिनके पास अपनी स्वयं की ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ग्रह, ठीक है। और गुरुत्वाकर्षण बल होना ना होना एक अलग कंडीशन है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद बता रहा है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे दोस्तों क्लियर मैं करना चाहूँगा आपको, यहाँ पे एक चीज़ तो आप याद रख ही लिए। और अगर आपसे ये पूछता, तारों के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उनके पास अपनी ऊष्मा अपना प्रकाश होता है, तारा कहलाते हैं, ठीक है, तारा कहलाते हैं। और पिंड में क्या होता है, उनका अपना नहीं होता। अच्छा ये बताइए, एक बात बताइए, ग्रह को और क्या बोल सकते हैं? ग्रह को दोस्तों प्लैनेट बोला जाता है, ठीक है, तो आपको पता ही होगा प्लैनेट, ठीक है। चलिए, अच्छा प्लैनेट का अर्थ क्या होता है? तो प्लैनेट का मतलब होता है दोस्तों चारों तरफ घूमने वाला। प्लैनेट का मतलब क्या है, चारों ओर घूमने वाला, यानी जो घूर्णन करते हैं, तो ये भी इनकी एक खासियत होती है। और देखिए आगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए इस तरह के पैटर्न के प्रश्न जो है ना, ये अपने आईएएस पीसीएस में पूछते हैं। फिलहाल जल्दी जल्दी कवर करते हैं ना, आपको बोर होने लगेगा। दे रहा है कथन 1 दे रहा है, पहला नंबर दे रहा है, पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। बिल्कुल सही है, आपको पता है पृथ्वी ग्रह है और ये अपनी संपूर्ण ऊष्मा और प्रकाश किससे मिलता है, इसको सूर्य से। कथन 2 दे रहा है, पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह है और आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। बताइए कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। केवल एक, केवल दो, एक या दो दोनों, न तो एक न ही दो, बताइए फटाक से। चलिए आपका समय होता है समाप्त। तो यहाँ पे पहला कथन बिल्कुल सही है और दूसरा कथन जो दोस्तों वो गलत है, क्योंकि जो सूर्य है, सूर्य के पास सबसे पहले नंबर पे बुध है, दूसरे नंबर पे शुक्र है, तीसरे नंबर पे पृथ्वी और चौथे नंबर पे मंगल है। तो जो हमारे अर्थ का स्थान है वो दूरी के हिसाब से चौथा नहीं है, वो दूरी के हिसाब से क्या है, तीसरे नंबर पे। दूरी के हिसाब से हमारी पृथ्वी क्या है, तीसरे नंबर पर है। और अगर आकार के मामले में बात करें तो आकार के मामले में पृथ्वी 5वें नंबर पे है। और मैंने पढ़ाते समय आपको बोला था पृथ्वी करती है 3-5, ठीक है, क्या करती है, 3-5। 3 माने आकार पे तीसरे नंबर पे, और दूरी के हिसाब से तीसरे नंबर पे और आकार के हिसाब से 5वें नंबर पे, ठीक है। तो याद रखिएगा, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम बताइए। तो यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ठीक है, ये लाइन से 4 हैं। इसके बाद ये लाइन से 4 होते हैं। इसके बाद यहाँ क्षुद्र ग्रह की पेटी वगैरह हैं और इसके बाद 4 जो हैं वो आपके, अच्छा इनको प्राकृतिक या चट्टानी ग्रह कहते हैं। और इधर वाले 4 जो होते हैं इनको आप गैसीय ग्रह बोलते हो। इनको क्या बोलते हो, गैसीय ग्रह। अच्छा इधर के 4 कौन कौन से हैं तो भी याद कर लीजिए। इसके बाद नंबर आता है बृहस्पति का जो कि सबसे बड़ा है, उसके बाद शनि का नंबर आता है और उसके बाद दोस्तों अरुण और वरुण का आता है, ठीक है। और अरुण और वरुण दोनों का नाम दोस्तों आप अंग्रेजी में भी याद रखें, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में इंग्लिश में देता है नाम इनका। तो अरुण को बोलते हैं भैया यूरेनस और वरुण को बोलते हैं नेपच्यून। क्या बोलते हैं, नेपच्यून, ठीक है। एक ज़माने में यम को भी शामिल किया गया था, उसको प्लूटो बोलते थे लेकिन उसको निकाल दिया गया है ग्रहों की श्रेणी से, ठीक है। आगे देखिए, नीचे दिए गए ग्रहों में कौन से आंतरिक ग्रह हैं। तो मैंने बताया आपको, आंतरिक ग्रह पूछे, चट्टानी ग्रह पूछे, प्राकृतिक ग्रह पूछे, तो ये अंदर के जो 4 हैं, जैसे बुध है, शुक्र है, मंगल है और इसके साथ साथ पृथ्वी, ये 4 ग्रह जो है दोस्तों आंतरिक ग्रह हैं। बाकी बृहस्पति जो है बाह्य ग्रह में आता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 1, 2, 3। यार मैं तो खुद ही बता दिया, चलो अगली बार से नहीं बताऊंगा। आगे दे रहा है दोस्तों, नीचे दिए गए ग्रहों में कौन से ग्रह बाह्य ग्रह हैं, ठीक है। बृहस्पति,
अरुण, वरुण, शनि। तो बिल्कुल सही है चारों ऑप्शन, ठीक है। पीछे आपको बताया हो तो यहाँ पे उपरोक्त जो है सभी सत्य हो जाएंगे, ठीक है सभी। आगे देखिए, नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। कथन दे रहा है बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है। ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से बहुत अच्छे से समझिएगा और गड़बड़ मत करिएगा। कह रहा है जो बुध है वो सूर्य के नज़दीक है और उसका जो परिक्रमण काल है, जो सूर्य की चारों तरफ जो परिक्रमा करता है, वो सौर मंडल में जो बाकी के बचे 7 ग्रह हैं इनको छोड़ करके उसमें सबसे कम समय में परिक्रमा करता है। और कारण दे रहा है क्यों? क्योंकि बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। तो कह रहा है कि कथन और कारण सही है। क्या कारण आपका कथन की सही व्याख्या कर रहा है? बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है यार, बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। तो ये देखो, ये अगर सूर्य है, ये अगर सूर्य है, ठीक है, तो बुध यहाँ पर है तो इसको इतना ही तो रोटेट होने पड़ेगा। अब जो मंगल होगा, सॉरी जो शुक्र होगा उसको इतना रोटेट करना पड़ेगा, उसका ये दूरी बढ़ जाएगी ना। तो सूर्य से जितना दूरी बढ़ेगा मतलब सूर्य से दूरी बढ़ रही मतलब त्रिज्या बढ़ रही है। क्या समझ रहे हो? सूर्य से दूरी बढ़ना मतलब त्रिज्या बढ़ रहा है, ऐसे करके समझ सकते हो। तो जितना दूर होगा उतना ज़्यादा समय लगेगा। तो बुध नज़दीक है, इसी वजह से जल्दी घूर्णन करके खाली हो जाता है, या सॉरी परिक्रमण करके खाली हो जाता है। और यह परिक्रमा वो करता है मात्र 88 दिन में। कितने दिन में? 88 दिन में। जो काम हमारी पृथ्वी 365 से 66 दिन में करती है, वो काम बुध कितने दिन में करता है? 88 दिन में करता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एक सेकेंड, चलिए आगे देखिए। आगे बोल रहा है सौर मंडल में किन 2 ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है? फटाक से बताइए, समय बिल्कुल नहीं है। किन 2 ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है? तो याद रखिए दोस्तों, किसके बीच में पाई जाती है? मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। जहाँ पे आंतरिक ग्रह और इधर वायु ग्रह है तो उसके बीच में क्या है? क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? मंगल और बृहस्पति। अगला दे रहा है हमारे सौर मंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है? तो आपका कौन सा है? हमारे सौर मंडल में नेपच्यून यानी जो वरुण है ये सबसे दूरी पर स्थित है, ठीक है। नेपच्यून यानी वरुण, इसके पहले प्लूटो था, हालांकि अभी है, ठीक है। 2006 में याद रखिए दोस्तों, प्लूटो को बाहर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उसको बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। वो घूमते समय वरुण ग्रह के जो परिक्रमण वो है स्थल है, सॉरी जो रास्ता है वो काट देता था उसको। आगे देखिए, नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। कथन दे रहा है पृथ्वी के आकार को भूआब भी कहा जाता है, ज्यूइड भी कहा जाता है, पढ़ाया हूं मैं आपको। कारण दे रहा है पृथ्वी अपने ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। किस वजह से कहा जाता है? तो क्या इसी की वजह से कहा जा रहा है? बिल्कुल सही है दोस्तों, कथन और कारण यहाँ दोनों सही है और दोनों दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। तो ऊपर से पृथ्वी जो है चपटी है, इसीलिए पृथ्वी को क्या आकार देते हैं? उसको गोल आकार ना देके अंडाकार भी नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? भू आब, ज्यूइड बोलते हैं। बहुत अच्छे से मैं इस पे लेक्चर भी दिया था और आपको समझाया भी था। निम्नलिखित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है बताइए? अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देती है। दूसरा, पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ के वनों के कारण दिखाई देता है। बताइए कौन सा सही है? यहाँ पे फटाक से चूज करिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। क्यों? क्योंकि पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखने पर हरे रंग की नहीं दिखाई देती है, पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। क्यों? यहाँ पर जल की अधिकता के कारण पृथ्वी नीला रंग की दिखाई देती है, वनों के कारण नहीं, ठीक है। हरा रंग का कौन सा दिखाई देता है? तो मेथेन की वजह से, CH4 की अधिकता की वजह से अरुण जो है दोस्तों वो आपका हरा रंग की दिखाई देता है, लेकिन यहाँ नहीं, ठीक है। आगे देखिए, सौर मंडल का निर्माण किससे मिलकर हुआ है? सौर मंडल का निर्माण किससे मिलकर हुआ है? ग्रह, उपग्रह, सूर्य और उल्का पिंड। बताइए किससे मिलकर सौर मंडल का निर्माण हुआ है? तो याद रखिए दोस्तों, इसमें से सभी इंपॉर्टेंट है और हमारे सौर मंडल का निर्माण इन सभी चीज़ों से मिलकर हुआ है। इतना ही नहीं दोस्तों, वो अगर वो क्षुद्र ग्रह होता, उल्का पिंड होता, तारा होता, उपग्रह होता, सूर्य है, ठीक है, ये सब को मिला करके क्या करते हैं हम? सौर मंडल मानते हैं, ओके। और इसका मुखिया कौन माना जाता है? तो सूर्य को माना जाता है। नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सत्य है, असत्य, इसका बात बताइए। सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। ये पूरा सौरमंडल को बांधे कौन है? तो सूर्य का जो खिंचाव बल है वो बांधे हुए है। दूसरा दे रहा है सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। बताइए कौन सा कथन सही है? तो दोनों बिल्कुल सही है दोस्तों। सूर्य का जो खिंचाव बल है, मतलब जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, वो पूरे के पूरे सौरमंडल को बांधे हुई है। अदरवाइज क्या करते हैं? सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह हैं और जो क्षुद्र मंडल हैं या जो कुछ भी है, ये परिक्रमा नहीं करते हैं, ये दूर हो जाते हैं सूर्य से, ठीक है। तो वही बांधे हुए हैं। और हमारे जो सूर्य है ये सौरमंडल के प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, क्योंकि एकमात्र तारा ही कौन सा है? आपका सूर्य है। सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में बने हैं?
बताना है आपको वृत्ताकार रास्ते हैं या दीर्घ वृत्ताकार रास्ते हैं या लघु वृत्ताकार रास्ते हैं, या निश्चित नहीं किया जा सकता कि उनके रास्ते कैसे हैं, बताइए। तो उनका रास्ता दोस्तों दीर्घ वृत्ताकार है। जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है, तो इस तरह का उनका रास्ता होता है, ठीक है, ये दीर्घ वृत्ताकार बोलते हैं, ठीक है। उसको एकदम बिल्कुल सेंटर भी नहीं मान सकते हैं, क्यों कि कभी कभी क्या होता है, सूर्य की दूरी इस किनारे से कम और इस किनारे से अधिक होती है, ठीक है, तभी तो उपसौर और अपसौर की स्थिति बनती है। याद रखिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्ताकार। किस ग्रह की आकृति एवं आकार लगभग पृथ्वी के ही समान है? किस ग्रह की आकृति और आकार, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा है और बहुत बार लोग गलती करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान अक्सर मंगल पे जाता है, मंगलयान मंगलयान मंगलयान, हमको लगता है मंगल ही होगा। गलत उत्तर है दोस्तों, मंगल नहीं। हमारी पृथ्वी जो है सूर्य के बिल्कुल शुक्र के बिल्कुल समान है, ठीक है, और इसका आकार और सब कुछ किसके बराबर मिलता जुलता है, शुक्र से मिलता जुलता है, न कि मंगल से, ठीक है, याद रखें। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सबसे नज़दीक अगर हम पृथ्वी की बात करेंगे तो कौन सा है? तो शुक्र से मिलती जुलती भी पृथ्वी है और शुक्र ही जो है वो सबसे नज़दीक भी है। पृथ्वी के सबसे निकट में कौन सा ग्रह है? तो शुक्र। इसके बाद जाके मंगल का नाम आता है, ठीक है। अच्छा, पृथ्वी से सूर्य शुक्र ग्रह की अगर हम दूरी पता करें तो कितना है, तो 41.4 मिलियन किलोमीटर है। कितना है? मिलियन किलोमीटर, 41.4 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, अगर हम पृथ्वी से मंगल की दूरी याद करें तो याद रखें दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है, 78.3 मिलियन किलोमीटर, ठीक है, 78.3, याद रहेगा आपको। चलिए आगे देखते हैं, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? एक तरफ सबसे बड़ा, दूसरी तरफ सबसे छोटा, बताइए सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति दो है दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा कौन है? बुध है, ठीक है। आगे देखिए, कौन से वे दो ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में होता है? मतलब क्या करते हैं, विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं। इसी वजह से वहाँ पे जो सूर्य उगता है वो पश्चिम में उगता है और पूरब में डूबता है। तो उसका नाम बताना आपको, याद रखिए शुक्र और यूरेनस, यानी शुक्र और अरुण जो है ये विपरीत दिशा में परिक्रमण करते हैं। याद रखिए दोस्तों, अरुण को यहाँ पर लेटा ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि वो इस तरह से उसका मूवमेंट होता है, वो लेटा तरह से दिखाई देता है, सोया हुआ दिखाई देता है, मतलब कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ, ठीक है। मूवमेंट उसका कुछ इस तरह से होता है, देखो मैं दिखा दे रहा हूँ, इस तरह से मूवमेंट होता है, ठीक है, तो इसीलिए लेटा ग्रह बोलते हैं। आगे देखिए, हमारे सौरमंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा नहीं है? मतलब चंद्रमा का कहने का तात्पर्य क्या है, एक भी उपग्रह नहीं है किसके पास? उन ग्रहों का नाम बताइए, बताइए फटाक से, कौन से ऐसे हैं जिनके पास एक भी उपग्रह नहीं है? तो एक तो आपका बुध है और एक आपका शुक्र है, इनके पास अपना कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। किसके किसके पास? एक आपका बुध हो गया, एक आपका शुक्र हो गया, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर 1 और 3, ठीक है। बाकी हम यहाँ पे देखेंगे तो शनि के पास बहुत सारे हैं और यूरेनस के पास भी काफ़ी सारे हैं। और चलिए आगे देखते हैं, नीचे दिए गए ग्रहों में सबसे अधिक चंद्रमा किस प्राकृतिक उपग्रह के पास है? सॉरी, मतलब प्राकृतिक उपग्रह किसके पास सबसे ज़्यादा, कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके पास सबसे ज़्यादा चंद्रमा है? तो वह है बृहस्पति के पास। अभी हाल ही में दोस्तों खोज हुआ है, ठीक है, और अभी तक तो बृहस्पति के पास 67 था और इसमें शायद 17-18 और भी बढ़ गए, तो 80 के करीब वो पहुंच गया, 80 प्लस हो गया है, ठीक है। अभी हाल ही में खोज हुआ नासा के द्वारा, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, मैं काफ़ी दिन से पढ़ा हूँ इसलिए मुझे थोड़ा सा दिमाग से उतर रहा है मेरी बात, एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता, 80 प्लस हो गया, एक कन्फर्म है। तो बृहस्पति याद रखिए। इसके बाद जो शनि है दोस्तों, इसके पास 62 है, ठीक है। मंगल के पास फोबोस और डीमोस 2 हैं और बाकी यूरेनस के पास 27 चंद्रमा है और पृथ्वी के पास 1 चंद्रमा, ठीक है। तो ये सब जो डाटा है उसको भी याद रखा करिए। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? बताइएगा। उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। उपग्रह अपने ग्रह की भी परिक्रमा करते हैं, साथ ही साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। नंबर 2 पे दे रहा है, पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधे है, ठीक है। त्रिज्या की बात नहीं कर रहा है, व्यास की बात कर रहा है और कर रहा है जो चंद्रमा का व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का आधा है। तो कौन कौन सा कथन जो है दोस्तों बिल्कुल सही है आपको बताना है। यहाँ पे देखिए कथन 1 जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि जो उपग्रह होते हैं अपने ग्रह की परिक्रमा तो करते हैं, साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, ठीक है। पृथ्वी के साथ साथ चंद्रमा आगे बढ़ता जाता है ना, तो ये काम होता है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 2 दे रहा है वो 1/3 ना होकर दोस्तों 1/4 है। पृथ्वी के व्यास का 1/4 है चंद्रमा, ठीक है, याद रखिएगा। 1/3 ना होकर 1/4 है, याद रहेगा आपको। चलिए, और गुरुत्वाकर्षण की बात करेंगे तो गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 है गुरुत्वाकर्षण। चलिए आगे देखिए, प्राचीन भारत में प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? प्राचीन भारत में प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? तो आर्यभट्ट जो थे वो सबसे प्राचीन खगोल शास्त्री थे, पता ही होगा आपको उनके बारे में, ठीक है।
आगे देखिए, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन दे रहा है पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। कारण दे रहा है पृथ्वी चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक है, इस वजह से ऐसा होता है। बताइए, तो कथन तो सही कर दिया लेकिन कारण गलत कर दिया। यही थोड़ा सा अगर कह देता, यह अधिक शब्द हटा लिया होता तो सही हो गया था। मतलब जितने समय में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता उतने समय में धुरी पर भी घूम जाता, तभी तो हम एक भाग देख पाते हैं। ठीक है, तो ये अधिक कर देता तो हम सभी भाग को देख पाते हैं। तो इस वजह से खाली ये अधिक एक अक्षर जुड़ने के, एक शब्द जुड़ने की वजह से ये आपका कारण गलत हो गया, नहीं तो आपका उत्तर क्या हो जाता, एज वाला सही हो जाता। ठीक है, अभी कौन सा सही है, तो सी है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का है और वो है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। और कथन क्या दे रहा है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, ये कथन ही है। अगला दे रहा है खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरे छोर तक चौड़ी सफ़ेद पट्टी जो कि लाखों तारा का समूह है, आकाश गंगा कहलाती है। आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। एक सही है, दो सही है, एक दो दोनों सही है, ना तो एक सही है ना तो दो सही है। बताइए कौन सा सही है। तो यहाँ पे दोस्तों एक और दो जो है दोनों सही है। क्यों? क्योंकि जो सूर्य के चारों छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं उन्हीं को हम उल्का पिंड कहते हैं। जब ये किसी ग्रह के नज़दीक से गुजरते हैं तो उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसे खींच लेती है, तब ये जो है उसके वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। हालांकि जल के राख हो जाते हैं या कभी कभी जो उसके स्थलखंड तक भी पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा दोस्तों कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। क्यों? क्योंकि जो सुबह का मॉर्निंग डोज है उसे मैं रोकने वाला हूँ। उसकी जगह पे मैं चैप्टर वाइज एनसीईआरटी के सभी चैप्टर जितने भी विषय हैं चैप्टर वाइज आपके सामने क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगा और जो भी अच्छे अच्छे प्रश्न बन सकते हैं उनसे वो मैं आपके सामने लेके आऊँगा। तो एक ट्रायल वीडियो था, आप लोग ये बताइए कि क्या मेरा ये काम करना सही है, क्योंकि पढ़ना आप लोगों को है, इसलिए आपका सजेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है।